क्वेश्चन मुझे मिला है 2015 का मेंस का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। दैट क्वेश्चन रीड्स, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट occur in England? Discuss the quality of life of the people there during industrialization. How does it compare with that in India at present? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी का। ठीक है, इस क्वेश्चन को उन्होंने डी बनाया था डिफिकल्ट। क्यों बनाया था? क्योंकि इसमें जो ये जो है ना, डिस्कस द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये बेसिकली सोशल इम्पैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और इसको कैसे हम कोटरमिनस करते हैं टू द इंडियन सिनारियो, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, उसके क्या फायदे हुए, क्या घाटे हुए, और उससे इंडिया का क्या इम्प्लीकेशन आया, इंडिया पे उसका क्या फर्क पड़ा, और आज भी उससे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह से उससे उसका एक कौन सी। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं कुछ क्लास स्टार्ट करूं या कुछ बोलना स्टार्ट करूं टॉपिक के बारे में, दो तीन ऐसी चीजें हैं जो मैं बहुत कोर तरह से समझाना चाहता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि हमेशा हमको ध्यान रखना है एक बात का, कभी भी खासकर हिस्ट्री के अंदर या स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, हम जब भी कुछ कोई भी आंसर लिखते हैं तो उसमें एक पूल पूल ऑफ वर्ड्स है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि जो जिनकी टॉप 50 रैंक आने वाली है, वो लोग वो पूल ऑफ वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, वो पूल ऑफ वर्ड्स क्यों लिखेंगे? वो क्योंकि उन्होंने वही बेहतरीन किताबें पढ़ी हुई हैं जो कि यूपीएससी को एज ए मॉडल आंसर दी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो कल मैंने फ्यूडलिज्म की बात की थी, तो मैंने बोला कि फ्यूडलिज्म में जो फ्यूड की डेफिनेशन थी, कि जो फ्यूड है वो बेसिकली, फ्यूड वर्ड क्या है, वो है एक टेम्परेरी एक टेम्परेरी ओनरशिप ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये परमानेंस नहीं है उसमें, वो सब लिखेंगे। ठीक है, सबका मतलब ये है कि जिनकी स्ट्राइक रेट मेंस के अंदर मान लो 10 नंबर में से 7 नंबर, 6.5 7 नंबर आएगी, जो 50 रैंक के अंदर आने वाले। अगर हमने उस पूल के वर्ड्स को नहीं लिखा, उन 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 स्पेसिफिक टॉपिक्स और उन आंसर्स के आइडेंटिफिकेशन से, तो हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अब बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कर रहे हैं, तो हमने इसमें एक दो फ्रेंच वर्ड आएंगे, बोर्जुआ। ठीक है, उस क्लास स्ट्रगल, उसके अंदर एक वर्ड्स आएंगे प्रोलेटारिएट। ठीक है, वो वर्ड्स क्या है, सुनने में बड़े भारी लगते हैं, बड़ा डिफिकल्ट लगता है कि अरे ये क्या बता दिया। वर्ड्स बहुत ही साधारण वर्ड्स हैं, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन वर्ड्स, ना सिर्फ उनके लिटरल मीनिंग की समझ हो उनको, बल्कि वो वर्ड की क्या हिस्ट्री है, उसका जेनेसिस क्या है, वो भी समझ में आए। ठीक है, अभी मैं वो एक पूल ऑफ वर्ड्स, 4 5 6 7 जो कॉन्सेप्ट और वर्ड्स आएंगे, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टॉपिक है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो कि भारत की बर्बादी के लिए भी जिम्मेदार है, भारत की आजादी के लिए भी जिम्मेदार है, जो भारत 2024 में हम देखते हैं उसके लिए भी जिम्मेदार है, जो महान 20th सेंचुरी के महानतम भारतीय हुए, जिसमें आप मान लो महात्मा गांधी या भगत सिंह हुए या नेताजी हुए, उन सब की आइडियोलॉजी, उनकी जो मेकिंग है, द आइडियाज, आइडियल्स, वैल्यूज, रेजिस्टेंस दैट इवॉल्व देम और कल्मिनेटेड दोज ह्यूमन बीइंग्स इनटू दोज ग्रेट पीपल दैट दे बिकेम, ऑल ऑफ इट, उन सब की जो पृष्ठभूमि है, उनका जो फाउंडेशन है, लेइंग फाउंडेशन है, दैट इज ऑल ओड टू दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इस ये तो पहले तो बात हम उस टर्म को डिसाइफर करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ट्रांजिशन आया। कैसा ट्रांजिशन? कि जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी वो ट्रांसफॉर्म हो रही थी किस में, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो लिखो, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज फ्रॉम अ फ्यूडल एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, लेजिस्फेयर, LASSEIZEFAIRE। ठीक है, ये लेजिस्फेयर सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, ये क्या डिफिकल्ट इंग्लिश वर्ड है। ये डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि इंग्लिश है ही नहीं, लैटिन का वर्ड है ये। ठीक है, आगे लिख लो डैश आगे, एडम स्मिथ, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, थिंकर है, जिसने ये प्रपोज किया लेजिस्फेयर। ठीक है, एडम स्मिथ का ये मानना था कि सरकारें जो होती हैं, जो स्टेट होता है, इंस्टीट्यूशन स्टेट होता है, उसका काम है सिर्फ फैसिलिटेशन, मतलब एक अच्छा एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, किसके लिए? मार्केट प्लेयर्स के लिए। मार्केट प्लेयर कौन है? कंपनियां, दुकानदार, प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट टीचर, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, इन सब के लिए फैसिलिटेशन का काम करे सरकार। उसने बोला कि द गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर as less as possible in the day-to-day affairs of the market
as less as possible in the day-to-day affairs of the people. वो बोलता है कि the market forces themselves are capable enough to take care of their own and grow at a much more rapid pace than the government owned or the government structured institutions would grow. ठीक है, इसका मतलब ये था सरकारें कम से कम काम करें। इसने तीन बातें बोली जो सरकारों को करनी चाहिए। First, the first thing was the government should take care of law and order. Second, the government should take care of international relations. मतलब जो एक मुल्क के दूसरे मुल्क से जो संबंध है, जैसे मान लो इंडिया के चाइना से, इंडिया के भूटान से, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया के जापान से, वो ठीक है। दूसरा, ओ सॉरी, पहला लॉ एंड ऑर्डर की जो कानून व्यवस्था है, चोरी चकारी ना हो, कोई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना करे, कोई चोरी नहीं करे, बिजनेस प्रैक्टिसेस फेयर हो, कानून का राज हो, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो। ठीक है, दूसरा ये बता दिया मैंने, इंटरनेशनल रिलेशन। और तीसरा, डिफेंस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स, मतलब मिलिट्री स्टेशन करें। तो वो बोला वैसे तीन काम है सरकार के, इन तीन काम के अलावा सरकार की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जो मॉडल है ना, वो एज इट इज नहीं, लेकिन काफी इंस्पायर्ड है अमेरिका से। वहां पे स्कूल बैंक, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ स्ट्रक्चर, जनरल स्टोर्स, बसें, ट्रेन, ट्रैम, एयरलाइंस, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स, मार्केट प्लेयर्स का। तो आप अमेरिका को एक आइडियल एग्जांपल बना सकते हो, जो एडम स्मिथ ने बोला, हालांकि वो बहुत एक्सट्रीम में बोलता है एडम स्मिथ। मार्केट प्लेयर जो हैं, वो पैसे को ऊपर से इतना डालेंगे, मतलब उसको बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वेल्थ, कि ऊपर से पैसा इतना जाएगा, इतना ग्रो करेगी इकोनॉमी, साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि एक आम मजदूर भी जो 50 रुपए कमाता था सरकार के नरेगा की मजदूरी में, उसको 50 से 300 रुपए तो मिलने लग जाएंगे। तो ये सच है कि ऊपर वाले अमीर हो जाएंगे, लेकिन वो मजदूर भी, उसकी भी तनख्वाह जो है वो जो सरकारी नरेगा से जितनी मजदूरी मिलती है उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, कुछ पार्शली इसकी बातें ठीक है, पूरी बातें एक एक्सट्रीम थॉट माना गया, कोई भी कंट्री को रेप्लिकेट नहीं कर पाया। ठीक है, इंटरनेशनल वर्ल्ड। तो लेजर फेयर को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेजर फेयर बेसिकली इज अ थ्योरी वेयर बाय एडम स्मिथ proposes the minimum government interference in the day-to-day affairs. He relies more on the market players. He says the market forces are capable enough to take care of themselves and to entail a inclusive growth. तो एक कंप्लीट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पक्ष में है